हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जनपद टिहरी गढ़वाल। इससे पहले भी हमने पौड़ी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लिया है और जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आने वाले टाइम में मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अभी आज का हम टॉपिक देख लेते हैं टिहरी गढ़वाल को। और फ्रेंड्स, मैंने कई बच्चों की क्वेरीज होती हैं और एक उनकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो छोटे बनाएं। तो ठीक है, मैं कुछ वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देखे हैं या ऐसे मटेरियल जहाँ सारी चीज़ें बुक्स भी अगर आप देख लोगे तो आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं एक साथ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्किप मत करिए और टाइम निकाल के इसको स्टार्टिंग से और लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपके जितने डाउट्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं टिहरी गढ़वाल को। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका आकार कैसा है? जिले का तितली के आकार का है। अगर आप टिहरी गढ़वाल को देखोगे तो मैप में बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही दिखता है। अगर हम मैप में इसे सीधे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा मैप, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, इसके पिक्चर को, मैप को। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, टिहरी गढ़वाल कैसा लग रहा है? तितली आकार का। और इसकी सीमाएं देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि टिहरी गढ़वाल की सीमाएं किन किन जिलों से लगती हैं। सबसे पहला जिला है यहाँ पे उत्तरकाशी, इसकी सीमा किससे लग रही है? टिहरी गढ़वाल से। फिर आ जाता है देहरादून, उसके बाद आ जाता है पौड़ी गढ़वाल और यहाँ पे रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा टिहरी गढ़वाल से लग रही है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिलों में सम्मिलित है। अब आंतरिक जिले क्या होते हैं? उत्तराखंड में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका मतलब होता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी सीमाएं अदर स्टेट या अदर किसी भी कंट्री या समुद्र किसी सीमा को टच नहीं करती है, बल्कि वो लैंड लॉक्ड होते हैं। जैसे टिहरी गढ़वाल है, इसकी सीमा देखिएगा किसी बाहरी राज्य को नहीं छू रही है। अगर आप देखेंगे तो रुद्रप्रयाग है, इसकी सीमा भी किसी बाहरी राज्य या देश किसी को भी टच नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अल्मोड़ा की सिचुएशन भी ऐसी है और सेम बागेश्वर की कंडीशन भी ऐसे ही है। तो ये 4 आंतरिक जिले हैं हमारे उत्तराखंड के। ऐसा क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। तो कौन कौन से हैं? एक टिहरी है, एक रुद्रप्रयाग है, एक अल्मोड़ा और एक बागेश्वर है। तो मैप में आपने देखा है प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो आकार है वो कैसा है? तितली की तरह आकार है। और किन किन जिलों को इसकी सीमा रेखा स्पर्श करती है? तो उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। साथ ही हमने देखा कि जो टिहरी गढ़वाल है वो 4 आंतरिक जिलों में शामिल है। कौन कौन से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है नरेंद्र नगर में। कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। और मैंने ये नोट्स इसलिए भी लिखे हुए हैं ताकि आप लोग इन्हें नोट करें या स्क्रीनशॉट ले पाएं। ठीक है, ये इसका इंटेंशन यही है लिखने का। अदरवाइज अगर मैं ओरली ये सब चीजें बोलती रहूंगी तो आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं टिहरी गढ़वाल के इतिहास के बारे में। इतिहास की अगर हम बात करें तो टिहरी नगर की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। ध्यान दीजिएगा इस डेट को, 28 दिसंबर 1815 को। और किसने इसकी स्थापना की थी? सुदर्शन शाह ने। जो टिहरी रियासत थी, इसके जो प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह, उनके द्वारा टिहरी नगर की स्थापना की गई थी। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हमारे देश में देसी रियासतें थी,
ठीक है, आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में, जब कभी आगे में हम पढ़ेंगे इसे कि रियासतें क्या होती थी। तो वैसी एक देशी रियासत थी, उसमें टिहरी रियासत भी सम्मिलित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देसी रियासतों की अगर हम बात करें तो टिहरी रियासत थी। तो टिहरी रियासत के अंतर्गत जो पहले राजा थे सुदर्शन शाह, उन्होंने ही टिहरी नगर की स्थापना की थी। अब जब आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। ठीक है, आप बोलेंगे हम स्वतंत्र हो गए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, टिहरी एक जनपद बन रहा है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या था, एक रियासत था, और जब हमने रियासतों का विलय भारत में किया, भारतीय संघ में किया, तो उसी में टिहरी रियासत भी एक जनपद के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और न जाने कितनी बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी जो देसी रियासत थी वो भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुई। तो इसकी बिल्कुल पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है। तो डेट क्या है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भागीरथी और भिलंगना नदी है, इनके संगम पे क्या है, पुराना टिहरी है, और 2005 में डैम में पूरी तरीके से विलीन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान टिहरी जो है उसको कहाँ बसाया गया है, तो जिसे हम नई टिहरी भी कहते हैं, वो है बौराड़ी गांव में। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो टिहरी के 2 और नाम हैं, एक है गणेश प्रयाग और दूसरा धनुष तीर्थ। ठीक है, एक नाम क्या है टिहरी का, गणेश प्रयाग, दूसरा धनुष तीर्थ है। अगर हम देखें गणेश प्रयाग की हम बात करेंगे, गणेश प्रयाग यानी टिहरी गढ़वाल, टिहरी, ठीक है, टिहरी हम इसे समझेंगे जब भी मैं गणेश प्रयाग बोलूंगी। स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी, तब से इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ पड़ा। ठीक है, 1906 में स्वामी राम तीर्थ ने दीपावली के दिन यहाँ पर जल समाधि ली थी, और इसीलिए इस सरोवर या इस झील का नाम क्या पड़ा है, स्वामी राम तीर्थ सागर या झील आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है टिहरी, या ऑप्शन आएगा गणेश प्रयाग, कोई भी ऑप्शन होगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो श्रीदेव सुमन जी ने निभाई थी। क्योंकि टिहरी जो रियासत थी, ये लोगों में ना क्या करते थे, अत्याचार करते थे। लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, उन जो फंडामेंटल राइट थे, उनको पूरी तरीके से कुचल दिया जाता था। तो जो टिहरी की जनता थी वो अंग्रेजों से उतनी परेशान नहीं थी जितनी वो अपने राजा महाराजाओं से थी। तो इसी के विरोध में क्या किया, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई, और जिसके प्रमुख कौन थे, संस्थापक श्रीदेव सुमन थे। वैसे तो हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो टिहरी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको टिहरी राजाओं का क्रम बता देती हूँ। सबसे पहले राजा थे सुदर्शन शाह, जिनके टाइम पे टिहरी नगर की स्थापना हुई। उसके बाद आते हैं भवानी शाह, उसके बाद आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बात करेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा जो स्टार्ट हुई थी टिहरी में, इन्हीं के समय में हुई थी। इसके बाद आते हैं कीर्ति शाह, फिर आते हैं नरेंद्र शाह, और लास्ट में आते हैं मानवेंद्र शाह। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे, तो कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1946 से लेकर 1949 तक था। अब हम बात कर लेते हैं टिहरी प्रशासन की। टिहरी गढ़वाल में अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र। यानी उत्तराखंड की विधानसभा में टिहरी से 6 विधायक चुन के आते हैं। तहसील की अगर हम बात करें तो टिहरी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं और 10 विकास खंड हैं।
अगर इसका लिंगानुपात देखें तो जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है उससे काफ़ी ऊंचा है स्तर इसका, यानी इसका जो सेक्स रेशियो है वो है 1078, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इसे हम एक पॉजिटिव वे में लेंगे कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है टिहरी गढ़वाल में। जहाँ धीरे धीरे जो सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है, लड़का और लड़कियों का जो लिंगानुपात है वो कम होता जा रहा है, वहाँ पर टिहरी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, साक्षरता की हम बात करें तो टिहरी गढ़वाल की जो टोटल साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो 76.36% है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 64.28% व पुरुषों की साक्षरता 89.67% है। ठीक है, तो ये तो थी साक्षरता। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां तंत्र टिहरी गढ़वाल में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी जो है टिहरी में वो कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, भिलंगना नदी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है, तो आपको बताना है कहाँ से है? खतलिंग ग्लेशियर से। भिलंगना नदी की सहायक नदियों की हम बात करेंगे तो दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा, ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो टिहरी गढ़वाल था, जो टिहरी जो डैम में समा चुका है, वो भिलंगना और भागीरथी के संगम पे है, जिसे हम गणेश प्रयाग भी कहते हैं। ठीक है, तो गणेश प्रयाग को हम पुराना टिहरी भी लिख सकते हैं, पुराना टिहरी। ठीक है, कहाँ पे? भिलंगना और भागीरथी के संगम पर। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में पंच प्रयागों में सबसे प्रमुख जो प्रयाग है वो है देव प्रयाग, जहाँ से आगे जब नदियों का संगम होता है तो गंगा का स्वरूप बनता है, गंगा नदी प्रारंभ होती है, वही देव प्रयाग है। देव प्रयाग के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे पौराणिक महत्व भी हैं। अगर हम देखेंगे देव प्रयाग के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है और समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे माना जाता है? देव प्रयाग को माना जाता है। देव प्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम है, यहीं पर क्या है? देव प्रयाग है। और देव प्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, भागीरथी आप जानते हैं उत्तरकाशी क्षेत्र से आती है और अलकनंदा जो आती है चमोली क्षेत्र से आती है, और ये दोनों मिलते हैं टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं उनमें से एक भागीरथी को। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सास और बहू भी लिखा है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सास बहू जोड़ी है जो है वो किन नदियों को कहा जाता है, या किसको सास कहा जाता है और किसको बहू कहा जाता है। तो अगर आप भागीरथी की बात करेंगे तो इसको सास कहा जाता है, और भागीरथी जो होती है वो ऊंचाई से आती है, तो इसलिए इसमें साउंड बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और बिल्कुल जब इसमें पत्थर भी साथ में आ रहे होते हैं तो इसमें कोलाहल भरी एक आवाज़ होती है, जिसे कहा है कि वो किसका रूप है? सास का। ठीक है, ऐसी मान्यता है। और दूसरा जो अलकनंदा है उसका जो क्षेत्र है वो उतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं है, तो वो अपने शांत स्वरूप में बहती है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया है? बहू। पहले की मान्यता के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको लग रहा होगा कि शायद अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो भागीरथी सास और अलकनंदा बहू, और रीज़न मैंने आपको बता दिए कि क्या मान्यता है, इसलिए इनको सास बहू कहा जाता है। देव प्रयाग से जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो आगे किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा नाम से जानी जाती हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि देव प्रयाग से और हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि देव प्रयाग से हरिद्वार तक गंगा जो है उनकी लंबाई कितनी है? तो वो है 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। बहुत बार आता है। एक और हम पॉइंट देख लेते हैं कि 2001 में देव प्रयाग जो पुल है उसके माध्यम से इसे पौड़ी से जोड़ा गया है।
ठीक है, 2001 में खुला है ये पुल। तो दोनों के बीच एक कनेक्टिव जो पुल बना है वो कौन सा है, देवप्रयाग पुल। अगर हम देखें देवप्रयाग में शिव मंदिर भी है और रघुनाथ मंदिर भी है। रघुनाथ मंदिर जो यहाँ पर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ जाते हैं तो इसकी भव्यता के दर्शन करते हैं और बहुत ही बारीक काम इसमें किया गया है, जो कि किस शैली में है, द्रविड़ शैली में है। साथ ही मान्यता है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं और यहीं पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। ठीक है, तो देवप्रयाग पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है, जहां पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि भी दान में मांगी थी। अब देखते हैं कि टिहरी जनपद में कौन कौन से ताल या झीलें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सहस्त्र ताल की, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। जो सहस्त्र ताल है वो गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, नोट भी करिए कि सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इसी के पास, सहस्त्र ताल के पास महासर ताल है, जिसकी आकृति कैसी है, कटोरे नुमा है, बिल्कुल कटोरी की तरह लगता है। और इसी महासर ताल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है भाई बहन ताल। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है कि भाई बहन ताल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, महासर ताल को कहते हैं, जिसकी आकृति कैसी है, कटोरे नुमा है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक और ताल आता है यम ताल। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर वर्ष पूरे साल भर क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, सदैव ढका रहता है, यानी बर्फ यहाँ पर हर साल रहती है। ठीक है, साल भर रहती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई और ग्लेशियर के पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वासुकी ताल की। जो वासुकी ताल है, इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ पर जो पानी है वो लाल रंग का है, तो इसे लाल ताल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीले कमल खिलते हैं। 2 पॉइंट हमने देख लिए वासुकी ताल के, एक तो यहाँ पर पानी कैसा है, लाल है, और दूसरा नीले कमल खिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मंसूर ताल। मंसूर ताल की 2 विशेषताएं हैं। यहाँ से दूध गंगा नदी निकलती है और साथ ही इस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अप्सरा ताल। अप्सरा ताल जो है वो बूढ़ा केदार के पास है और इसको अंचरी ताल भी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अप्सरा ताल और अंचरी ताल, और साथ ही क्या है, ये बूढ़ा केदार के पास है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे टिहरी में, तो द्रौपदी ताल, जराल ताल और भिलंग ताल ये भी प्रमुख है। तो ये महत्वपूर्ण है टिहरी गढ़वाल में, सहस्त्र ताल, यम ताल, वासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, द्रौपदी ताल, जराल ताल और भिलंग ताल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टिहरी गढ़वाल में विश्वनाथ गुफा है, जो शंकराचार्य की तप स्थली है। साथ ही टिहरी में वशिष्ठ गुफा है, जो विशुंग पर्वत पे है। नेक्स्ट पॉइंट है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, जिसे खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी में है, और इस ग्लेशियर की खोज करने का श्रेय जाता है इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती को। ठीक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो इंद्रमणि बडोनी बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं, खतलिंग ग्लेशियर की खोज इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पवाली कांठा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य है। साथ ही खारसोली और कोटली बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल के प्रमुख बुग्याल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिहरी क्षेत्र में जो खनिज संपदा है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी में बात करें तो संगमरमर, चूना पत्थर और यूरेनियम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें टिहरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं रक्षा सूत्र आंदोलन भी जो है वो भिलंगना क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था 1994 में, और इसको स्टार्ट किया था सुरेश भाई ने। ठीक है, और रक्षा सूत्र वनों से संबंधित है, वनों के संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट है कुंजड़ी वन आंदोलन, तो 1904 में शुरू किया गया था अमर सिंह के नेतृत्व में, जब अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे कर बढ़ाया गया और देसी रियासतों ने इसका साथ दिया था, तो इसके विरोध में चलाया गया था ये आंदोलन। नेक्स्ट है खास पट्टी वन आंदोलन, ये चला था 1906-07 में, जो भूमि बंदोबस्त के विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट है
तिलाड़ी गोलीकांड जो 1930 में हुआ और किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने का विरोध किया गया था। तो ये मुख्य आंदोलन है जो कहाँ हुए थे, टिहरी गढ़वाल में हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे टिहरी जनपद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये वीडियो लंबा होने की वजह से हम इसे दूसरे पार्ट में भी करेंगे, जिसमें टिहरी के प्रमुख मंदिर और टिहरी झील से संबंधित और जितने भी और पॉइंट उसमें बच जाते हैं हम दूसरे वीडियो में कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।